दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खेल में ऐसे फंसी है कि बाहर निकल ही नहीं पा रही है। शराब घोटाले में पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान फंसे हैं। दोनों मामले पर केजरीवाल भले ही अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जबरदस्त हंटर चलाया है। अब अमानतुल्लाह खान को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। एसीबी ने खान को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि एनसीबी ने 16 सितंबर को ओखला विधानसभा सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। खान को वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में अवैध नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर के मुताबिक खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए सभी मापदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके बाद एसीबी ने विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 24 लाख रुपए कैश और 2 बिना लाइसेंस वाले हथियार बरामद किए थे। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एसीबी दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। वही मामले पर राजनीति भी चरम पर है। केजरीवाल अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बावजूद केजरीवाल अभी तक अपने विधायक को बचाने में कामयाब नहीं हुए हैं और एक बार फिर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेजा है। बिहार में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल। ये कहावत नीतीश कुमार पर एकदम फिट बैठती है। नीतीश विपक्षी एकता का बेड़ा उठाए हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि किसी ने भी अभी नीतीश का समर्थन खुलकर नहीं किया है। अब ये भी हवा वैसे भी देश में यूपी की कल्पना बगैर कांग्रेस के फिलहाल तो नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने साझा रणनीति बनाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों बाहर निकले और हाथ भी उठाए। हालांकि जो बयान आया वो निराशा भरा था कि सोनिया जी अभी संगठन के चुनाव में व्यस्त हैं, इसके बाद ही वो कुछ बोलेंगी। ये अलग बात है कि राजनीतिक गलियारे में ये बात तैर रही है कि लालू नीतीश से सोनिया गांधी मिली नहीं। अगर मिली तो इस मुलाकात की तस्वीर बाहर क्यों नहीं आई? इससे पहले तो बीजेपी नेतृत्व को दिखाने के लिए या बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ही सही, पर नीतीश ने तमाम विपक्षी नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर भी जारी की। पर ऐसा क्या कारण है कि नीतीश ने सोनिया से मुलाकात की तस्वीर नहीं डाली? क्या ये सच है कि मुलाकात हुई ही नहीं, और हुई भी तो नीतीश की शर्तों पर सोनिया राजी नहीं हुई? वही विपक्षी एकता अभी कहीं भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को हटाने के लिए जिस थ्योरी पर विपक्ष काम कर रहा है वो कामयाब होता दिख नहीं रहा है। नीतीश से लेकर कुछ दल कांग्रेस को साथ रखने की बात कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे दल हैं जो थर्ड फ्रंट का झुंझुना बजा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही फजीयत है कि वो किसी मिशन पर क्यों किसी का साथ दें, जब आप पार्टी का खुद ही मिशन है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। बहरहाल इस मसले पर बीजेपी का कहना है कि पहले खुद नीतीश कुमार को तय कर लेने दीजिए कि उनकी मुहिम में कौन कौन साथ है, फिर अध्यक्ष कौन होगा और कन्वीनर कौन होगा। इस जैसे सवालों के लिए जगह होगी। अभी तक खुलकर आरजेडी और जेडीयू के अलावा कोई दल नीतीश के साथ नहीं आया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का मिशन सिर्फ हवाई है। बिहार में घोटालेबाजों की सरकार है। 15 सालों तक बिहार को लूटने वाले एक बार फिर गद्दी पर बैठ गए हैं। जंगल राज का आगाज भी हो चुका है, लेकिन इस बार पुराना खेल नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है। अब आपको बताते हैं कि वो खेल जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम समेत लालू का पूरा परिवार जेल जा सकता है। चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में शामिल रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में शामिल रहे हैं। मामला अभी तक शांत था, लेकिन हाईकोर्ट ने लालू परिवार को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 आरोपियों से जुड़े आईआरसीटीसी होटल घोटाले में मुकदमे पर से अपना वर्चुअल स्टे हटा लिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निचली अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जुलाई 2018 में लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, लेकिन आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू नहीं हुई। फरवरी 2019 में एक आरोपी ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए
दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विनोद कुमार अस्थाना को निचली अदालत के समक्ष पेश होने से छूट दे दी। 2 अन्य आरोपियों ने भी निचली अदालत के समक्ष इसी तरह के आवेदन दायर किए थे। इन घटनाक्रमों ने मुकदमे को एक तरह से रोक दिया और आरोप तय करने पर आज तक कोई बहस नहीं हुई। आपको बता दें कि सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लगभग 1 साल की लंबी जांच के बाद एजेंसी ने अप्रैल 2018 में अपनी चार्जशीट दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट के फरवरी 2019 के आदेश के बाद सीबीआई ने मार्च 2020 में अस्थाना की याचिका के जवाब में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर किया था। वहीं अब एक बार फिर मामले की जांच शुरू होना तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट के बीच सीएम पद को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। सीएम अशोक गहलोत के करीब 90 से ज्यादा विधायकों ने खुलेआम बगावत करते हुए स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। उनकी बस एक ही डिमांड है कि एक समय कांग्रेस सरकार गिराने को लेकर बगावत कर चुके सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाए। इस मुद्दे पर जयपुर में चर्चा और बैठकों के बाद अब मामला दिल्ली दरबार में जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने बदले हालात में वेट एंड वॉच की रणनीति पर आ गई है। हालांकि पूरे सियासी उठापटक में सचिन पायलट ने लगातार चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पायलट का अगला दांव क्या होगा। क्या पायलट कोई खेला करेंगे या फिर जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान उनके सपोर्ट में दिख रहा है, ऐसे में वो मैन ऑफ द मैच बनकर उभरेंगे। वहीं पायलट के पीछे अब कांग्रेस आलाकमान भी खड़ा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम में फिलहाल पायलट को ही फायदा दिखाई दे रहा है। बीते दिनों राजस्थान से लौटे अजय माकन के बयान से भी साफ है कि गहलोत के रुख से कांग्रेस आलाकमान बेहद नाराज है। कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा पायलट को मिल सकता है। खुद पायलट भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि मामला गहलोत खेमा वर्सेज कांग्रेस आलाकमान के बीच है। हालांकि राजस्थान में सियासी तूफान लाने वाले अशोक गहलोत अब मौका देखकर आलाकमान के सामने झुक गए। खबरों की माने तो अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी थी, जो कल विधायक दल की बैठक के लिए जयपुर में थे। ये भी बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक विधायकों की समानांतर बैठक कराना भी पार्टी के बड़े नेताओं को रास नहीं आया है। इस विद्रोह को गहलोत भी एक गलती कहते हुए खेद जता रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान में सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बनी स्थिति सीएम गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं उनके समर्थक विधायकों की ओर से सामूहिक इस्तीफे की धमकी दिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल नई दिशा में चला गया है। ऐसे में गांधी परिवार जिस उम्मीद के साथ गहलोत पर भरोसा कर उन्हें कांग्रेस का सर्वोच्च पद देने पर विचार कर रहा था, अब गहलोत उस पद पर काबिज नहीं हो पाएंगे। वहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई में फिलहाल पायलट पर कांग्रेस आलाकमान का भरोसा बढ़ रहा है, जो गहलोत और उनके विधायकों के लिए राजस्थान में एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। नीतीश चाहते हैं कि विपक्ष उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित कर दे और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को लामबंद करने में लगे हुए हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए नीतीश ने विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। रविवार को उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, साथ में लालू यादव भी थे। उसके बाद उन्होंने अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से भी मुलाकात की है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दल एकजुट जरूर होगा। नीतीश ने कहा कि वो एकजुटता के लिए बातचीत करने को लेकर विपक्ष पर बीजेपी की ओर से बार बार निशाना साधे जाने को तवज्जो नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी की अपनी ही कई समस्याएं हैं। सीएम से सवाल किया गया कि पीएम मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे धीरे कई दल साथ आएंगे और इसकी प्रबल संभावना है कि वो 2024 का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस से दूरी रखने वाली टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस तरह के गठबंधन का हिस्सा होंगी, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच गठबंधन के बारे में समझौता होने के बाद ही कुछ ठोस बात कही जा सकती है।
बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल में कहा था कि वो नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगी। बता दें कि इस रविवार को भी नीतीश बिहार छोड़ विपक्षी नेताओं को एकजुट करने हरियाणा भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने शरद पवार से लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। इस रैली में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक नए गठबंधन का आह्वान किया था, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करने की बात कही गई थी। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया था कि द्विध्रुवी मुकाबला ही बीजेपी की हार सुनिश्चित करेगा।